सभी प्यारे व्यूअर्स का वेलकम करता हूं YET के ट्यूटोरियल क्लास में। मेरा नाम है अमन बहल, एक सरकारी ऑफिसर हूं मैं SSC CGL के थ्रू, और शाम को मैं इस क्लास को लेकर के आता हूं आपके लिए कैसे आपको इंग्लिश को अप्रोच करना है, जैसे मैं करता हूं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट होकर के आप भी कर सकते हैं, है ना। तो आज सुबह का फर्स्ट ट्यूटोरियल करेंगे, टेम्परेरी रिस्पाइट इसका टाइटल है। एक आर्थिक, एक इकोनॉमिक आर्टिकल है, थोड़ा आपको मुश्किल करेगा, परेशानी में डालेगा, लेकिन आपको डरना नहीं है। आप पढ़ेंगे टॉपर्स के अंदाज में, हर सेंटेंस की ग्रामर और वोकैब को अलग से लेके समझेंगे और लास्ट में अप्लाई करेंगे इस क्विज़ के ऊपर। ये आज का क्विज़ है, क्विज़ नंबर 1, बैंक वालों के लिए खासकर थोड़ा मुश्किल बनाया है, इनफैक्ट बहुत मुश्किल है। जब पूरा आर्टिकल पढ़ लोगे तभी इसको आंसर कर पाओगे। और ये दूसरा क्विज़ है, क्लोज टेस्ट फॉर एवरीबडी। क्विज़ का लेवल मैंने आज बहुत अच्छा रखा है। 5 में से 4 नंबर या 5 नंबर तुम्हारे आते हैं तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता है इंग्लिश के सेक्शन में। तो अपने आप को आप टेस्ट भी कर पाएंगे, अपनी प्रिपरेशन को एक ट्राई दें। इसको वीडियो के लास्ट में सोल्यूशन करवाता हूँ। चलिए शुरू करते हैं, आइए कुछ नया सीखते हैं। कैरेट टेम्परेरी रिस्पाइट। टेम्परेरी तो आप जानते ही हैं, जो परमानेंट ना हो, ट्रांजिएंट भी बोलते हैं, एफेमरल भी बोलते हैं। रिस्पाइट का मतलब होता है छोटी सी राहत, ज़्यादा लंबी ना हो, ज़्यादा बड़ी ना हो, बस थोड़ी देर के लिए आपको मिली है, थोड़े से वक्त के लिए रिस्पाइट कहलाती है। तो करेक्ट, टेम्परेरी सी राहत, छोटी सी राहत किसी को मिली है। अब बात किसकी हो रही है? बात हो रही है लेटेस्ट रिटेल इन्फॉर्मेशन, इन्फ्लेशन एंड इंडस्ट्रियल आउटपुट डेटा की। जो अभी हाल में नया रिटेल इन्फ्लेशन का और इंडस्ट्रियल आउटपुट का डेटा आया ना, बात हो रही है उसकी। अब देखो, इन्फ्लेशन को हिंदी में बोलते हैं महंगाई। रिटेल इन्फ्लेशन मतलब आपके और मेरे लिए कितनी महंगाई बढ़ी है ना, रिटेल कंज्यूमर्स के लिए। इंडस्ट्रियल आउटपुट का मतलब है देश के कारखानों ने कितना, इंडस्ट्री ने माल बनाया इस महीने में, वो कहलाता है इंडस्ट्रियल आउटपुट। तो इनका डेटा जो देख करके 1-2 महीने के लिए थोड़ी सी राहत भारत को मिलेगी। अब देखने वाले वर्ड्स, रिस्पाइट इसका मतलब होता है छोटी सी राहत। अब इसके सारे सिनोनिम्स हैं, रिप्रीव, ब्रीदर, अ स्मॉल रिलीफ या कोल्ड कंफर्ट। कोल्ड कंफर्ट देख लेना, ये एक ईडियम होती है ना, छोटी सी राहत को बोलते हैं कोल्ड कंफर्ट, और रिप्रीव को भी। टेम्परेरी के सिनोनिम आपको कई बार करवा चुका हूँ, ये दो तो अच्छे से आने चाहिए, ट्रांजिएंट और एफेमरल। एक हमने इसका एंटोनिम देखा था कल ही, पेरिनियल। पेरिनियल मतलब लॉन्ग लास्टिक, लंबा चले, कभी थमने का नाम ना ले। चलिए इसके टाइटल पैराग्राफ को देखेंगे, क्या कहना चाह रहा है इन डिटेल। बट उससे पहले को सब्सक्राइब कर लेना भाई, तुम्हारे परिवार है, तुम्हारे चैनल है, जितना ग्रो करने में हेल्प करोगे उतना अच्छा है। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है ऑफिशियल YT, हर PDF मिलेगी आपको यहाँ पे, साथ ही साथ आपको वीडियो का इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ज्वाइन कर लें आज ही, है ना। 12,000 मेंबर्स हैं। इंस्टा पे भी हूँ मैं ऑफिशियल YT के नाम से। आपकी करियर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, इंस्टा पे आप फॉलो करके मुझे मैसेज करके बताएं, अपने उसको सोल्यूशन करेंगे। साथ ही आप सभी को ईद और अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं, है ना। शुरू कर लेते हैं। करेक्ट, प्राइस स्टेबिलिटी मस्ट बी मेंटेन्ड इवन एज स्टेप्स टू बूस्ट डिमांड आर टेकन। करेक्ट, प्राइस स्टेबिलिटी है ना, दामों में जो स्थिरता है, दाम ज़्यादा बढ़े नहीं, ज़्यादा घटे नहीं। कह रहे ये जो चीज़ है ना, इसको मेंटेन किया ही जाना चाहिए। और कैसे करना चाहिए? पैसिव वॉइस में, मस्ट बी मेंटेन्ड। अच्छा, कब? इवन एज, अब जबकि स्टेप्स जो हैं, जो कदम जो हैं बूस्ट करने के लिए डिमांड को, उनको टेक किया जाता है, उनको उठाया जाता है। तो कह रहे तुम कदम उठाओ डिमांड को बूस्ट करने के, कोई दिक्कत नहीं है, करते रहो इवन एज, लेकिन प्राइस स्टेबिलिटी को पूरा ध्यान रखना, मेंटेन करके चलना। समझ गए ना। अब देखने वाली चीज़ है सेंटेंस में, सब्जेक्ट है प्राइस स्टेबिलिटी, वर्ब है मस्ट बी मेंटेन्ड, स्टेप्स आपका दूसरा सब्जेक्ट है और आर टेकन उसकी वर्ब है। इवन एज कंजंक्शन बीच में दोनों को जोड़ रही है। सब्जेक्ट्स और वर्ब्स आपको पिंक और ब्लू कलर में मिलेंगे। देखो ये ब्लू कलर में है ना, तो ये सब्जेक्ट है, ऑफर इसकी वर्ब है। ये आपको पकड़ना सबसे पहला काम होता है इंग्लिश में किसी भी सेंटेंस के अंदर, तो इसका फ़ायदा उठाएं। पूरे आर्टिकल में मैंने मार्किंग कर दी है। अब एक समरी मैं आपको दे देता हूँ, किस बारे में लिखा हुआ पता लगे। देखो समरी ये है कि अप्रैल में थोड़ा सा इन्फ्लेशन कम हुआ, इसका डेटा मिला हमें मई के अंदर। हमारा आर्टिकल ये कह रहा है कि एक वेलकमिंग जो है फैक्ट है, इन्फ्लेशन का कम होना बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसका ये भी कहना है कि अप्रैल मई में जो लॉकडाउन लगे हैं कई स्टेट्स में, इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा आगे कई महीनों में। और इम्पैक्ट के तौर पे आप देखेंगे बढ़ती हुई महंगाई को आने वाले कई महीनों के अंदर। तो इस टेम्परेरी से रिलीफ को ये मत समझ बैठना कि सब कुछ ठीक है, आने वाले महीनों के लिए तैयार रहना। हमें महंगाई से जूझने के लिए सरकार को स्टेप्स भी उठाते रहना है लगातार, है ना। महंगाई कम हुई है लेकिन 1 महीने के लिए, हमेशा के लिए नहीं। समझ गए। बस यही आज इसकी समरी है। आज की टोन है, एक तो सजेस्ट कर रहा है सरकार को, दूसरा पूरी सिचुएशन को एनालाइज कर रहा है, क्या होने वाला है, क्या हुआ है ना। एनालाइजिंग और सजेस्टिंग दोनों की दोनों टोन्स हैं। शुरू कर लेते हैं। उससे पहले मैं ऐड करूंगा,
आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो इंडिया के, जितना जरूरी उसके कॉन्सेप्ट सीखना है उतना ही जरूरी है लास्ट मोमेंट पे उसके एग्जाम्स को देना, मॉक टेस्ट को। और मॉक टेस्ट के अंदर टेक्स्ट बुक भारत का लीडिंग ब्रांड है। फॉर एग्जाम्पल आप देख पा रहे होंगे, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक्स हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे डिफेंस हो, हर एग्जाम के हज़ारों मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं एक सिंगल पैकेज के अंदर। अब ये 17,000 मॉक टेस्ट का पूरा पैकेज जो है आपको मिलता है 299 रुपीज़ में 1 साल के लिए और 399 में 2 ईयर्स के लिए। और ध्यान रखें, जब आप बाय करें ना तो Y8010 कूपन कोड लगा लेना, 10% एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। बाइंग लिंक को मैं डाल रहा हूँ कमेंट सेक्शन में, फर्स्ट कमेंट में पिंड है, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं। कह रहे द लेटेस्ट रिटेल इन्फ्लेशन एंड इंडस्ट्रियल आउटपुट डेटा फ्रॉम द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस या NSO ऑफर सम रिलीफ फ्रॉम द पॉल ऑफ ग्लूम कास्ट बाय द रिलेंटलेस सेकेंड वेव ऑफ द कोविड-19 पैंडमिक। आज आप वर्ड्स थोड़े से भारी भारी देखोगे, हमारा जो राइटर है ना थोड़ा हैवी ड्राइवर हो गया आज, है ना। तो कह रहे जो लेटेस्ट रिटेल इन्फ्लेशन जो है ना और इंडस्ट्रियल आउटपुट है, ये दोनों मैंने आपको समझा दिया है ना। रिटेल इन्फ्लेशन मतलब आपके और मेरे लिए जो महंगाई है, खुदरा ग्राहकों के लिए, और इंडस्ट्रियल आउटपुट मतलब कारखानों ने कितना माल सामान बनाया। कह रहा है ये जो डेटा आया ना, और कहाँ से, इस सरकारी ऑफिस से, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, सरकार की एक संस्था है, आगे द लगाना जरूरी है। कह रहा है ये जो डेटा है ये ऑफर करता है, ये डेटा हमें देता है थोड़ा सा रिलीफ, थोड़ी सी राहत। और किससे? उस पॉल ऑफ ग्लूम से। देखो पॉल ऑफ ग्लूम क्या होता है? ग्लूम मतलब उदासी, पॉल मतलब कफन। तो उस उदासी के कफन से जिसको कास्ट किया गया है, जिसको फेंका गया है इस रेलेंटलेस सेकेंड वेव के द्वारा, इस ना थमने वाली दूसरी लहर के द्वारा, कोविड-19 की पैंडमिक की, कोविड-19 की महामारी की। समझ गए? तो सेंटेंस ऐसा बना है कि डेटा जो है ना थोड़ी सी राहत हमें देता है इस कफन से जो है उदासी का, इस वेव ने कास्ट किया हुआ है, सेकंड लहर ने हमारे ऊपर फेंका हुआ है। अब देखो वर्ड्स, ये डेटा और ये जो इन्फ्लेशन है इन दोनों की वर्ब है ऑफर, है ना। डेटा वैसे भी प्लूरल होता है, आप जानते हैं, सिंगुलर डेटम होता है, प्लूरल डेटा होता है। वर्ड्स देखेंगे, देखो पॉल ऑफ ग्लूम, ये एक फ्रेज होता है इंग्लिश में, वैसे मैं आपको तोड़ के बता रहा हूँ पर आप इसको जनरली पॉल ऑफ ग्लूम के नाम से देखोगे, है ना। ये बना कैसे है देख लो। ग्लूम का मतलब होता है उदासी, डिसअपॉइंटमेंट, इसको मेलनकॉली भी बोलते हैं ना। एकदम जो है ना, कैसे, कौन सा वर्ड, मनुष्यत समझ लो आप इसको ना। ग्लूम मतलब मनुष्यत, और पॉल का मतलब होता है कफन। अगर पॉल ऑफ ग्लूम आपको कहीं दिखा हुआ मिले तो इसका मतलब है मनुष्यत भरा माहौल। जैसे कफन होता है ना मनुष्यत भरा, है ना, तो वैसा मनुष्यत भरे माहौल को बोलते हैं पॉल ऑफ ग्लूम। कास्ट एक वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को फेंकना। तो ये कफन जो कि कास्ट किया गया है इस सेकेंड वेव के द्वारा। रेलेंटलेस हर वो चीज़ है जो रेलेंट ना करे, जो अनरिलेंटिंग हो, जो सरेंडर ना करे, है ना। रेलेंट मतलब सरेंडर। तो ये सेकंड वेव जो है थमने का नाम ही नहीं ले रही है, सरेंडर करने का नाम ही नहीं ले रही है, रेलेंटलेस सेकंड वेव है। कास्ट पे ध्यान देना, कास्ट एक ऐसी वर्ब है जिसकी V1 V2 V3 सेम ही रहती है। इसी वजह से यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल कास्ट लगा हुआ है V3, लेकिन V1 V2 V3 कास्ट ही होती है। कास्ट एक नाउन भी है, लेकिन इसके आगे ई लग जाता है, तब इसका मतलब होता है सरनेम। तो अगर आप गुप्ता लिखते हो, है ना, शर्मा लिखते हो, तो वो ये ई वाली कास्ट है, इसको इससे कंफ्यूज मत कर लेना इस वर्ब से। बढ़े आगे। कह रहे प्रोविजनल हेडलाइन इन्फ्लेशन slowed to a 3-month low of 4.29% in April, helped by a softer food prices and statistical base effects। इस सेंटेंस में आपको एक इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा मैं, जो कि इंग्लिश पढ़ने में बहुत काम आएगा आपको ऐसे आर्टिकल्स को, है ना। कह रहे प्रोविजनल हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है ना, देखो हेडलाइन इन्फ्लेशन मतलब सारे इन्फ्लेशन का एक जोड़ जो है ना, उसका जो सार है, उसकी जो हेडलाइन है, जो मेन इन्फ्लेशन है। कह रहे जो प्रोविजनल जो डेटा है ना, ये प्रोविजनल मतलब टेम्परेरी। कह रहे इसने स्लो कर गया है, ये धीमा पड़ गया है, और कहाँ पे? 3 महीने के सबसे निचले पड़ाव पे, 3 मंथ लो पे, जो है इतने प्रतिशत का अप्रैल के अंदर। अच्छा ये हुआ कैसे काम? ये हुआ हेल्प्ड बाय होकर के, मदद लेकर के, कम होते हुए फूड प्राइसेस से, सॉफ्ट पड़ते हुए, नरम पड़ते हुए चीज़ों के दामों से खाने की, और एक स्टैटिस्टिकल बेस इफेक्ट के कारण। समझ गए ना। तो सारा जो ओवरऑल इन्फ्लेशन है वो कम हो गया है, 3 महीने के सबसे निचले स्तर पे आ गया है, और इसके रीज़न है फूड प्राइसेस के दाम कम होना और ये वाली चीज़। अब आ जाओ सेंटेंस में देखने वाली चीज़। हेडलाइन इन्फ्लेशन याद रखना, ओवरऑल इन्फ्लेशन को बोलते हैं, ओवरऑल महंगाई को बोलते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन। वर्ब है इसकी स्लोट। प्रोविजनल मतलब जो पक्का ना हो, टेम्परेरी हो। अगर आपने ग्रेजुएशन पूरी कर ली है तो आपकी एक मार्कशीट आएगी लास्ट में, उस मार्कशीट से पहले आपको एक प्रोविजनल दे देते हैं वो, कि आपको कोई एग्जाम भरना है तो इस प्रोविजनल से काम चला लो। तो अपनी उस टेम्परेरी प्रोविजनल मार्कशीट से ही इस वर्ड को पकड़ के याद करके रखना। अब आ जाओ स्टैटिस्टिकल बेस इफेक्ट क्या होता है। सरकारें बहुत चालाक होती हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे होती हैं। मान लो 2019 में हमने 80,000 किलो जो है ना प्रोडक्शन की, 80 किलो कर ली यूँ समझ लो 2019 में। 2020 में हमारी प्रोडक्शन होगी 40,
क्यों हो गई? लॉकडाउन लग गया। तो 50% से कमी आई। अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं तो आप जानते होंगे 80 से 40 होने का मतलब है 50% की कमी होना। अब 2021 में क्या हुआ? 40 से हो गई 60। तो सरकारें पता है क्या चिल्लाती हैं? देखो देखो 50% से हमने बढ़ोतरी कर दी है प्रोडक्शन में, लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या है? हम अभी भी 80 से 60 पे ही आए हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये जो बेस इफेक्ट है ना, ये स्टैटिस्टिकल बेस इफेक्ट जो है, इसके चक्कर में लोगों को गुमराह करती है सरकार। 40 से 60 होना 50% की बढ़ोतरी है, लेकिन शुरुआत तो कहाँ से हुई थी? 80 से हुई थी। तुम 120 करके दिखाओ तब बात बनेगी कि तुमने कुछ काम किया है। समझ गए ना? तो कह रहा है अप्रैल में भी यही हुआ है। पिछले साल के अप्रैल से कंपेयर कर रहे हो, जब लॉकडाउन लगा हुआ था, उसके कारण हमारा जो है इन्फ्लेशन थोड़ा सा कम आया। समझ गए? ये कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स का। चलो आगे बढ़ जाते हैं। सब कुछ ही पढ़वा रहे हो तुम मेरे से, है ना? कह द रेट यूजिंग एन इम्प्यूटेड इंडेक्स फॉर द ईयर अर्लियर पीरियड वॉज 7.22%। कह रहे जो रेट है यूज़ करते हुए इस खास तरह के एक कदम को, टूल को, एक इंडेक्स को, इम्प्यूटेड इंडेक्स को, एक साल के पहले के पीरियड को, कह रहा है वो थी 7.22%। तो पिछले साल ये थी, इस साल ये हुई है। एक जो है साल के बाद ये फ़र्क आया है। इम्प्यूटेड इंडेक्स के अंदर नहीं जाएंगे, अपने आप में एक स्टैटिस्टिकल टूल है। जिन्होंने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है अपने कॉलेज में, थोड़ा इस बारे में बता पाएंगे या जानते होंगे, है ना? ऐसा समझ लो ये एक टूल होता है, एक ग्राफ होता है। कह रहा है सेपरेट एनएसओ रिलीज शॉर्ट मार्च इंडस्ट्रियल आउटपुट जंप्ड बाय 22.4%, benefiting again from the fact that the index of industrial production या IIP had posted an 18.7% contraction in March 20 when the economy was halted by the start of a nationwide lockdown। अब ये इसी की बात कर रहे हैं, स्टैटिस्टिकल बेस इफेक्ट की। पिछले साल हालात बहुत ख़राब थे, उसी से सरकार कंपेयर कर रही है इस साल, है ना? तो हुआ क्या कि एनएसओ की एक सेपरेट रिलीज आई, एक अलग से इनकी घोषणा आई। उसने शो किया, दिखाया कि मार्च का जो इंडस्ट्रियल आउटपुट था वो जंप कर गया इतने परसेंट से। पिछले साल 100 था तो इस साल 122.4% हो गया, है ना, मार्च में। और कैसे हुआ? ये बेनिफिट होते हुआ अगेन फिर एक बार इस फैक्ट से, इस तथ्य से, इस सच से, दैट वो ये कि जो आईआईपी था, जो पिछले साल का आईआईपी था, उसने पोस्ट किया था इतने परसेंट की कमी को मार्च 2020 में। अच्छा, तब हुआ क्या था? जब इकोनॉमी को होल्ड किया गया था, इकोनॉमी रुक गई थी। और किसके द्वारा? स्टार्ट के द्वारा, शुरुआत के द्वारा, पूरी दुनिया में, पूरे देश में एक लॉकडाउन की। तो पिछले साल माइनस में चल रहे थे, इस साल इसलिए इतना प्लस में है। स्टैटिस्टिकल बेस इफेक्ट काम कर रहा है। एनएसओ की रिलीज ने पहले तो ये बताया, पर हमें पता लगा कि ये जो आया है इस वजह से आया, अगर आप पूरा एनालिसिस करो तो। समझ गए? अब इसमें देखने वाली चीज़, रिलीज की वर्ब है शॉर्ट, आउटपुट की वर्ब है जंप्ड, बेनिफिटिंग एक प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन है। अगर तुम बेसिक ग्रामर मेरे साथ सीख चुके हो तो बच्चों वाले कॉन्सेप्ट हैं। दो काम एक साथ होते हैं। जब ये जंप कर रहा था तब ये बेनिफिट भी कर रहा था, है ना? दो काम एक साथ होते हैं तो एक को मेन वर्ब, दूसरे को वर्ब की आईएनजी फॉर्म से बताते हैं। अब इसमें देखने वाला एक कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छा। आप जंप के बाद में बाय देखते हो, फिर कभी टू देख लोगे, फिर कभी ऐड देख लोगे, तो कब किसको लगाना है थोड़ा सा सीख लेते हैं। देखो रट्टे नहीं मरवा रहा मैं, सीधे सीधे तरीके से बता रहा हूँ। एक बार समझोगे तो समझ पाओगे, है ना? थोड़ा सा फोकस देना है आपको। जंप ऐड का मतलब होता है किसी चीज़ को फटाफट से एक्सेप्ट कर लेना। मैं आपको बोलूँ यार पिज़्ज़ा खाएगा, तो आपने बोला फ्री में खिला रहा है, मैं खाऊंगा। समझ गए? एक ऑफर मिला आपको, फ्री में पिज़्ज़ा मिल रहा है, चलो खा लेते हैं, है ना? तो आपने क्या एक बार भी ना नहीं बोला, बस ऐसे बड़ी बड़ी आंखें कर दी और जीभ निकाल ली बाहर कि खाऊंगा। तो ये होता है जंप ऐड करना। किसी ऑफर को फटाफट से जो आपको अच्छा लगे एक्सेप्ट कर लेना। जंप टू क्या होता है? जंप टू का मतलब होता है हड़बड़ी करना। जैसे आपको गली में लगा कोई एक्सीडेंट हो गया, है ना, आपके जो घर के आजू बाजू में आवाज़ आई आपको। अब आपको लगा यार कोई हमारे घर का बंदा ना हो, तो आप फटाफट बाहर भागे। तो चप्पल आपने आधी पहनी, आधी नहीं पहनी। समझ गए ना? हड़बड़ी में भागे हो ना आप, तो आपने एक हेस्ट वाला मूव किया, जंप टू कर रहे हो आप। जंप बाय का मतलब होता है किसी चीज़ का जंप करना, इंक्रीज करना। जैसे यहाँ पे जंप कर गया 22% से। यूज़ करके देख लेते हैं। हेयरिंग द साउंड ऑफ द एनिमी द सोल्जर जंप्ड टू या जंप्ड एट या जंप बाय हिज गन। साउंड को सुन के दुश्मन की सोल्जर ने जंप टू किया या क्या किया आप बताओगे? अपनी गन की तरफ। आपने एक्सीडेंट सुना, चप्पल पहनी। आपने एनिमी की आवाज़ सुनी, अपनी बंदूक पकड़ी। हड़बड़ी में जब किसी काम को करते हो तो आप करते हो जंप टू। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सोल्जर ने एक्सेप्ट नहीं किया अपनी गन को, फटाफट से एक्सेप्ट नहीं किया, उसने इंक्रीज नहीं किया अपनी गन को, उसने अपनी गन की तरफ हेस्ट किया, है ना? अपनी गन को हड़बड़ी में संभाला, कहाँ रखी हुई है। वैसे ही विदाउट हियरिंग द एक्यूज्ड द जज जंप्ड टू या एड या बाय अ कंक्लूजन
एंड सेंटेंस हिम टू 3 month जेल टर्म। बिना जो है अभियुक्त की बात सुने, अक्यूज की दलील को सुने, जज साहब जो है वो जंप कर गए कंक्लूजन पे और उसको 3 महीने की सज़ा दे डाली। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वही बात हो रही है। एक्सेप्ट नहीं किया इन्होंने, इंक्रीज़ नहीं किया, हड़बड़ी के अंदर एक काम को कर दिया, जंप टू कर गए कंक्लूजन पे। यहाँ पे गन की तरफ जंप टू किया था, यहाँ पे जंप टू अ कंक्लूजन, समझ गए ना। यहाँ भी एट और बाय को निकाल दो। अब यहाँ देखो, रश्मि जंप्ड टू एट या बाय द अपॉर्चुनिटी ऑफ मूविंग टू स्विट्जरलैंड ऑफिस ऑफ हर कंपनी। रश्मि जो है जंप टू कर गई या ऐड कर गई या बाय कर गई उस मौके पे जो था मूव करने का स्विट्जरलैंड ऑफिस में उसकी कंपनी के। तो बॉस ने पूछा होगा भाई स्विट्जरलैंड जाओगी नौकरी पे, तो उसने क्या एक बार भी ना नहीं बोला, आंखें बड़ी बड़ी कर ली, जंप ऐड कर गई, फटाफट से एक्सेप्ट कर लिया ऑफर को, है ना। घर पे फ़ोन नहीं किया, किसी से कुछ पूछा नहीं, समझ गए ना। तो ये होते हैं जंप के तीनों फॉर्म्स। ग्रामर सीरीज में करवा चुका हूँ भाई, इसलिए बताता हूँ, वहाँ से सीख करके यहाँ रिवाइज किया करो, है ना। कह रहा अ क्लोजर लुक एट द इन्फ्लेशन डेटा रिवील्स अ सब्सटेंशियल कूलिंग इन द प्राइसेस ऑफ सीरियल्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल्स एंड पल्सेस एंड प्रोडक्ट्स। कह रहा है एक जो क्लोजर लुक है ना, अगर आप एक नज़दीकी भरी नज़र डालेंगे और किस पे, इन्फ्लेशन डेटा पे, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, डेटा मतलब सूचना, तो महंगाई के डेटा की एक अगर अच्छी सी नज़र आप डालें उस पर, तो वो रिवील करेगी, सबको बताएगी एक बहुत ज़्यादा कूलिंग को। कूलिंग का मतलब होता है रिलैक्सेशन, चीज़ों का कम होना, है ना, ईजिंग। तो वो बताएगी एक बहुत कूलिंग आई है प्राइसेस में, दामों में, सीरियल्स के, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स के, वेजिटेबल्स के, दालों के और दालों के बने हुए प्रोडक्ट्स पे। तो अनाज वनाज की जो चीज़ें हैं, सीरियल्स हैं, दूध है, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, है ना, पनीर है, सब्जियां हैं, दालें हैं, सब के अंदर थोड़ी सी कूलिंग आई है, सबके दाम थोड़े से डिक्रीज़ हुए हैं, समझ गए। लुक की वर्ब है रिवील, लुक के बाद सी के बाद, है ना, आप क्या देख रहे हो, तो लुक ऐड करके आप बताएंगे मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ, तो लुक के बाद ऐड जो है फिक्स्ड है। कह रहा वाइल बोथ सीरियल्स एंड वेजिटेबल्स सॉ a deflationary trend widen to 2.9%, 96% in minus and 14.2% in negative respectively. Dairy products which have the second largest weight in the food and beverage category also slid into deflationary territory at 0.13% in negative. अब बता रहे तीनों में कितना इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन आया। डिफ्लेशन वर्ड को पहले सीख लेना। इन्फ्लेशन मतलब दाम बढ़ना, डी इन्फ्लेशन मतलब दाम घटना, तो डी इन्फ्लेशन को हम बोलते हैं डिफ्लेशन, है ना। अब पढ़ो इस सेंटेंस को। कह रहे जहां सीरियल्स और वेजिटेबल्स, अनाज और जो है सब्जियों ने देखा एक डिफ्लेशनरी ट्रेंड को, दाम कम होने वाले रुझान को, और इस ट्रेंड को क्या होते हुए देखा, वाइडन होते हुए देखा और ज़्यादा बड़ा होते हुए देखा। और कहाँ पे, इतने परसेंट पे और इतने परसेंट पे रिस्पेक्टिवली। तो सीरियल्स जो हैं वो आ गए इतने परसेंट पे माइनस, और वेजिटेबल्स आ गई इतने परसेंट पे माइनस के अंदर, दाम कम हो गए। कह रहे जहाँ पे ऐसा हुआ, जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जो पनीर है, दूध है, दही है, जो कि हैं सेकंड लार्जेस्ट वेट, जो रखते हैं सबसे दूसरा ज़्यादा वजन फूड और बेवरेज कैटेगरी के अंदर, ये वाले जो प्रोडक्ट्स हैं ना, ये भी स्लाइड कर गए, स्लिड हो गए सेकंड फॉर्म वर्ब की। और कहाँ पे, एक डिफ्लेशनरी जो है टेरिटरी में, कम दाम होने वाले ग्राफ में जो है -13% का, 13% का। तो बता रहा है सब में क्या क्या हुआ, इन सब चीज़ों के दाम इस तरीके से घटे हैं। देखने वाली एक ही चीज़ है, डेयरी प्रोडक्ट्स की वर्ब स्लिड है, विच की वर्ब हैव है, ये विच रिलेटिव प्रोनाउन है, इसने अपनी वर्ब यहाँ ली हुई है। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है जो पहले आया उसका ये, जो बाद में आया उसका ये। तो पहले कौन आया था, सीरियल्स, तो ये हो गए इतने, वेजिटेबल्स आई थी बाद में, तो ये हो गए इतने। रिस्पेक्टिवली का यही काम है। इसमें कॉन्सेप्ट था ग्रामर का जो मैं डालना भूल गया, मैंने इसको कलर भी दिया था ब्लैक, पर बाद में गलती से रह गया। ये कॉन्सेप्ट था वर्ब्स ऑफ परसेप्शन का, आपको मैं ग्रामर सीरीज़ में वर्ब चैप्टर में करवा चुका हूँ और एडिटोरियल्स में भी 4-5 बार हो चुका है। सी, लुक, लिसन, फील, है ना, इन सब के बाद में बेयर इन्फिनिटिव भी आता है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी आती है। तो आज इसको अपने मिस कर देते हैं, रह गया है, एक बार रिवाइज कर लेना जिन लोगों को याद हो, या अपने नोट्स को निकाल लेना, है ना। कह रहा एंड प्राइस गेन्स इन पल्सेस विच हैड बीन बॉदरिंग मैनी पॉलिसी मेकर्स बाय हैविंग बीन स्टबनली स्टक इन द डबल डिजिट्स over an 18-month stretch decelerated into single digits to reach a 20-month low of 7.51%. कह रहा और दूसरी चीज़ ये हुई कि जो प्राइस गेन्स थे दालों में, वो दालें जो कि बॉदर करती आ रही थी, बॉदर करना मतलब परेशान करना, मॉनेटरी पॉलिसी मेकर्स को, आरबीआई के उन ऑफिसर्स को जो मॉनेटरी पॉलिसी को बनाते हैं। और कैसे कर रही थी परेशान भाई, बॉदर कैसे कर रही थी, स्टबनली स्टक होकर के, स्टक का मतलब है फंस जाना, और स्टबनली का मतलब है ढीठ होकर के। हैविंग बीन अभी समझा दूंगा, ये बताता है परफेक्ट जीरेंट को। तो कह रहे ढीठ होकर के जो स्टक हो चुकी थी डबल डिजिट्स में, दो वाले आंकड़ों में, और कब,
18 महीने के एक स्ट्रेच में, लगातार 18 महीने तक। कह रहे ये जो प्राइस गेन्स है ना इन चीज़ों में, दालों के जो है दामों में, कह रहे ये डिसेलरेट हो गए सिंगल डिजिट में पहुंचने के लिए एक 20 महीने के सबसे कम 7.151% पे। तो दालें जो है ना वो 10% से ज़्यादा से ही बढ़ती आ रही थी 18 महीने से। और दाल जो है पल्स की वजह से ही मॉनेटरी पॉलिसी के मेकर्स जो है बड़े परेशान थे, क्योंकि ये 10% से ज़्यादा पे ही अटकी हुई थी डबल डिजिट्स पे। लेकिन इस बार ये 20 महीने में सबसे कम आई है। दाम तो बढ़े हैं लेकिन 10% से कम से 7.51% से। समझ गए? अब इसमें देखने वाले कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं, फटाफट से आ जाओ। प्राइस गेन्स की वर्ब है डिसेलरेटेड। डिसेलरेट का मतलब होता है कम होना, एक्सेलरेट का मतलब होता है बढ़ना, है ना। दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। स्टबनली मतलब ढीठ होकर के, ढीठ को कहते हैं स्टबन। तो एडमेंट और स्टेडफास्ट भी ढीठ के सिनोनिम है। इसी से हमने एडमेंटली और स्टेडफास्टली नाम की एडवर्ब बना दी स्टबनली की सिनोनिम। अब जो कॉन्सेप्ट आपसे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है हैविंग बीन का। बॉदर देख लिया ना, बॉदर का मतलब होता है परेशान करना, अनॉय करना, हरास करना, एग्रावेट करना। हैविंग बीन यहाँ पे क्यों आया? वैसे तो आना चाहिए आपको, है ना, बहुत पहले हो चुका है कॉन्सेप्ट, फिर समझ लेना जिसके समझ में ना आया हो। इस सेंटेंस को देखो, परफॉर्मिंग इन अ लाइव शो द सिंगर लेफ्ट फॉर हर होटल। एक लाइव शो में परफॉर्म करते हुए सिंगर अपने होटल के लिए निकल गई। भाई दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, आप जानते हैं ये पड़ा है प्रेजेंट पार्टिसिपल, है ना। प्रेजेंट पार्टिसिपल काम क्या होता है? एक काम जब हो रहा हो तभी दूसरे काम को साइमल्टेनियसली किया जा रहा हो। अब मुझे बताओ, ये सिंगर जो है लाइव शो में परफॉर्म कर रही थी और साथ ही साथ होटल भी निकल गई, तो क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? भाई मैडोना है यहाँ पे, तो गाना गा रही है, डांस कर रही है साथ में, और साथ ही साथ मैडोना जो है होटल के लिए भी निकल रही है। ये सेंटेंस मीनिंगलेस सेंटेंस है। क्यों गलत है? क्योंकि दोनों काम एक साथ नहीं हो रहे। तो यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ज़रूरत है परफेक्ट पार्टिसिपल की। अब क्या किया जाए? आप परफॉर्मिंग को बना दो परफॉर्म्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसके आगे लगा दो हैविंग। है तो अभी भी ये पार्टिसिपल, देखो वर्ब की आईएनजी फॉर्म से शुरू हो रहा है, लेकिन हैविंग के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, हैव के बाद में, तो हमने इसको बना दिया परफॉर्म्ड। अब देखो, हैविंग परफॉर्म्ड इन लाइव शो द सिंगर लेफ्ट फॉर हर होटल। लाइव शो में परफॉर्म करने के बाद सिंगर अपने होटल के लिए निकली। समझ गए ना? परफेक्ट का काम क्या होता है? एक काम होने के बाद दूसरा काम हो रहा हो, और प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम है एक काम कंटिन्यूअसली दूसरे के साथ हो रहा हो, तो इसको कहते हैं परफेक्ट, है ना। अब देखो ये जीरेंड में भी बनता है, ये पूरी स्ट्रक्चर मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे बनी हुई है, हैविंग बीन स्टक कैसे लिखा हुआ है ना। अब देखो जीरेंड में कैसे होगा, द बॉस अपोलोजाइज्ड टू एवरीवन फॉर बीइंग रूड सिंस द स्टार्ट ऑफ द वीक। बॉस ने सबसे माफ़ी मांगी टू एवरीवन, और क्यों? इसलिए मांगी क्योंकि वो रूड हो रहा था, फॉर बीइंग रूड। ये बीइंग यहाँ पे जीरेंड हो गया, फॉर प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, रूड होने के लिए। और कब से? मंथ की स्टार्ट से या वीक की स्टार्ट से। अब ये एक ऐसा काम है जो बहुत पहले से हो रहा है, अभी भी हो रहा है, कंटिन्यूस भी है और पास्ट में भी था। इसके लिए हम सिंपल जीरेंड को यूज नहीं कर सकते, हमें क्या करना है? यहाँ पे परफेक्ट जीरेंड को यूज करना है। अब वो क्या होता है? वही जो यहाँ पे ऊपर बनाया था, फॉर हैविंग, हैविंग ऐड कर दो, नीचे लिखा ही हुआ ना, हैविंग ऐड कर दो और बीइंग को बना दो बीन में, वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो इसका मतलब ये है कि एक हफ्ते से सबके साथ वो जो रूड हो रहा था उसके लिए उसने सबको अपोलोजाइज किया, सबसे माफ़ी मांगी। चलिए अब यही काम यहाँ पे हुआ है। ये जो दालों के दाम थे ये स्टबनली स्टक थे, 18 महीनों से लगातार स्टक थे, इसलिए हैविंग बीन स्टक। बढ़े आगे, कह रहा द कंबाइंड इम्पैक्ट slowed inflation across the food and beverages group by more than 250 basis points to 2.66%। तो कह रहे जो कंबाइंड इम्पैक्ट था, इन सब चीज़ों का मिला जुला प्रभाव था, दालों का नीचे आना, दूध का, फलों का, सब्जियों का, कह रहे इसने स्लो कर दिया इन्फ्लेशन को इस पूरी कैटेगरी में, अक्रॉस फूड और बेवरेज ग्रुप में। और कैसे? 250 बेसिस पॉइंट से भी ज़्यादा, और नीचे ले आया 2.66% पे। समझ गए ना? तो पहले था 5.16, है ना, उसमें से 250 निकल गए, मतलब 2.5 निकल गए, पीछे बचा 2.66। ऐसा हुआ इस पूरे के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिंपल सा था सेंटेंस। अब बताएगा गलत चीज़ें क्या हुई पिछले एक महीने में। कर स्टिल द सेम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डेटा ऑल्सो पॉइंट टू परसिस्टेंट प्राइस प्रेशर्स दैट कुड पोटेंशियली फैन फास्टर इन्फ्लेशन इन द कमिंग मंथ। इतना ही पढ़ेंगे, लंबा सेंटेंस है। कह रहे फिर भी स्टिल ये जो कंज्यूमर, यही जो सेम जो है इंडेक्स डेटा है ना, जो हमने ऊपर जिसकी बात की है, सेम वही वाला, कह रहे ये पॉइंट आउट करता है, इशारा करता है लगातार बने हुए प्राइस के दबाव पे, जो दामों के प्रेशर पे। और कौन सा प्राइस प्रेशर? जो कि पोटेंशियली फैन कर सकता है, जो कि संभावित तौर पे पोटेंशियली भड़का सकता है। फैन का मतलब होता है भड़काना, और किसको? और ज़्यादा तेज़ी से इन्फ्लेशन को
आने वाले महीनों में। तो बता रहा है इस डेटा में गलत चीज़ें भी बहुत सारी हैं, देख के लगता है कि आने वाले महीनों में इन्फ्लेशन को भड़काएगा यही वाला डेटा। अब देखो आगे पढ़ लेते हैं। कह रहा है स्पेशली एट ए टाइम व्हेन द सोशो इकोनॉमिक बर्डन ऑफ द क्रिपलिंग पैंडमिक एंड द इम्पैक्ट ऑफ द लॉकडाउन दैट सेवरल स्टेट्स आर रिसोर्टिंग टू येट टू बी फुली गेज्ड। कह रहा है ये तब स्पेशली तब खासकर ऐसे एक वक्त पे एट ए टाइम जब सोशो इकोनॉमिक बर्डन जो है, सोशो मतलब सामाजिक, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, जो सामाजिक और आर्थिक बोझा जो है इस अपाइज करने वाली महामारी का और इम्पैक्ट का लॉकडाउन्स का, और वो लॉकडाउन जिनको कई सारे स्टेट्स ने लगा दिया है, रिसोर्ट टू कर दिया है। कह रहा है ये अभी भी बाकी है अच्छे तरीके से मेज़र करना, गेज करना, समझना। तो कह रहा है आगे आने वाले टाइम में ज़रूर ही महंगाई बढ़ेगी, और ये हम इससे समझ सकते हैं कि अभी तक हमें ये भी नहीं पता जो लॉकडाउन लगे हैं और जो दूसरी वेव आई है उससे कितनी बड़ी कीमत हम चुकाने वाले हैं। अभी तक हमने इसको गेज करना बाकी है। समझ गए? अब सारे वर्ड्स देखेंगे, फिर इसमें ग्रामर के जो है ना कॉन्सेप्ट देखेंगे। डेटा की वर्ब है पॉइंट टू, डेटा प्लूरल है इसलिए पॉइंट लिखा हुआ है। दैट की वर्ब है कुड पोटेंशियली फैन, पोटेंशियली एडवर्ब हो गई। फैन का मतलब होता है भड़काना, आग में पंखा दोगे वही फ़ैन है ये, समझ गए ना? आग को भड़काओगे तो मतलब पंखा दोगे, फ़ैन दोगे। क्रिपलिंग का मतलब है जो आपको क्रिपल कर दे, इसको डेबिलिटेटिंग भी बोलते हैं, पैरालाइजिंग भी बोलते हैं, जो आपको अपाइज बना दे। इस कोरोना ने सबको अपाइज ही बना दिया है एक तरीके से, है ना, अर्थव्यवस्था को। रिसोर्ट टू का मतलब होता है किसी चीज़ पे उतर आना, किसी कदम को उठाना। गेज का मतलब होता है किसी चीज़ को नापना, मेजर करना, अंदाजा करना, कॉम्प्रीहेंड करना, अंडरस्टैंड करना, है ना। इसको गोज मत बोलना, गेज बोलना। अब मेरा आपसे एक सवाल है, सब्जेक्ट वर्ब आप मैच कर रहे हो, है ना। सवाल ये है कि यहाँ पे टू जो प्रपोजिशन लगी है रिसोर्ट के बाद में टू, आपको पता है टू प्रपोजिशन होती है, इसका ऑब्जेक्ट कहाँ है भाई? रिसोर्ट है वर्ब, उसके बाद में टू प्रपोजिशन, इस टू प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं। पहले 5 सेकंड आप सोच लो, सिंपल सा ही कॉन्सेप्ट है, कई बार कर चुके हैं, फिर मैं आपको करवा देता हूँ। चलो ये कॉन्सेप्ट है इनविजिबल ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन। प्रपोजिशन चैप्टर में पार्ट नंबर 37 में इसको हमने अच्छे से किया हुआ है ना। 3 सेंटेंस देख लो। आई बॉट अ चेयर टू सिट, मैंने खरीदा एक कुर्सी को बैठने के लिए। दिस इज़ द चेयर दैट आई लाइक टू सिट, यही वो कुर्सी है जिसमें मुझे बैठना पसंद है। विच चेयर वुड यू लाइक टू सिट, कौन सी कुर्सी पे तुम बैठना पसंद करोगे। हिंदी में तीनों सेंटेंस सही हैं और आपको देख के भी लगेगा तीनों सेंटेंस सही हैं, लेकिन तीनों सेंटेंस गलत हैं। आई बॉट अ चेयर टू सिट, लास्ट में क्या आ रहा है? एक इन्फिनेटिव आ रहा है। अगर सेंटेंस की अंत एक इन्फिनेटिव से हो, अगर सेंटेंस का अंत एक इन्फिनेटिव से हो और इन्फिनेटिव की बाजू में एक नाउन रखा हो, चाहे अंत ना भी हो, अगर इन्फिनेटिव की बाजू में एक नाउन रखा है और इन्फिनेटिव उसी के लिए है, तो वो नाउन इस इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट होता है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर सिट करते हो तुम एक चेयर पे तो क्या बोलते हो? आई सिट अ चेयर या आई सिट ऑन या इन अ चेयर? भाई तुम कुर्सी पे बैठते हो तो क्या बोलते हो? आई सिट अ चेयर या आई सिट ऑन या इन अ चेयर? भाई जाहिर सी बात है ऑन या इन अ चेयर। अगर बड़ी कुर्सी है, आम चेयर है, तो इन अ चेयर जिसके अंदर आप घुस जाओ। अगर छोटी मोटी कुर्सी है तो ऑन अ चेयर, है ना। तो ये जो ऑन और इन जो है लगाना जरूरी होता है अगर कुर्सी के ऊपर आप बैठ रहे हो। अब देखो यहाँ पे भी टू सिट का ऑब्जेक्ट होना चाहिए चेयर। अगर सिट का चेयर ऑब्जेक्ट बनाना है तो बीच में ऑन या इन लगाना जरूरी है। अगर ऐसा है तो यहाँ पे भी ऑन या इन आएगा। अब कोई पूछे इसका ऑब्जेक्ट कहाँ है, ये पड़ा पीछे, चेयर पड़ी है ना। तो ये है इनविजिबल ऑब्जेक्ट, ऑन या इन के बाद में नहीं दिख रहा, बल्कि चेयर रखी हुई है वो पहले रखा हुआ है, इनविजिबल है। वैसे ही दिस इज द चेयर दैट आई लाइक टू सिट, बिल्कुल यही फॉर्मूला आपको फॉलो करना है जब आप रिलेटिव क्लोज लगाओ। ये वही चेयर है दैट जिसको मुझे पहनना, जिस पे मुझे बैठना पसंद है। रिलेटिव क्लोज शुरू हो गया। अगर ऐसा है तो सिट के बाद में ऑन या इन को लगाना पड़ेगा। बड़ी कुर्सी है तो इन लगा देना, छोटी कुर्सी है तो ऑन लगा देना अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब देखो यही फॉर्मूला क्वेश्चंस पे भी लागू होता है। अगर लास्ट में इन्फिनिटिव आ रहा हो, विच चेयर वुड यू लाइक टू सिट, विच चेयर वुड यू लाइक टू सिट, कौन सी कुर्सी पे तुम बैठना पसंद करोगे। ये विच चेयर जो है ना, चेयर ये आपका ऑब्जेक्ट है, इस सिट जो है इन्फिनिटिव का। कुर्सी पे बैठने के लिए इन या ऑन आता है। विच चेयर वुड यू लाइक टू सिट ऑन या इन। चलो आगे बढ़े। इसीलिए यहाँ पे है रिसोर्ट टू। ये वो वाले लॉकडाउन है जिनको कई स्टेट्स ने रिसोर्ट टू किया था। बीच में एडजेक्टिव क्लोज बना हुआ है, दैट से चल रहा है। ये दैट का एंटीसीडेंटल लॉकडाउन, और यही दैट जो है इस टू जो है प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। रिसोर्ट टू किस पे किया था? दैट पे किया था, और दैट है वो लॉकडाउन। कॉन्सेप्ट सभी आसान है इंग्लिश में, लॉजिक से सीखे जाएँ तो बस इरादा होना चाहिए और फोकस होना चाहिए। अगर इरादा फोकस है तो कामयाब हो, नहीं है तो मजबूर हो। कह रहा प्राइस गेन्स in meat and fish quickened to 16.7% and was little changed at 10.6% in case of eggs, while inflation in oils and fats
एक्सेलरेटेड ऑलमोस्ट 100 बेसिस पॉइंट्स टू 25.9%। इस सेंटेंस में एक एरर भी है, आप पकड़ोगे फिर मैं बताता हूँ। कह रहे प्राइस में जो गेंस हैं, दामों में जो बढ़ोतरी है, और किसके, मछली की और मीट के, मांस मछली के दामों में, कह रहा वो क्विक कर गए, बढ़ गए आगे तेज़ी से 16.7% पे। और कह रहा ना के बराबर ही चेंज हुआ, वॉज लिटल चेंज्ड, ना के बराबर ही, लिटल मतलब ना के बराबर। और कहाँ पे, 10.6% का एग्स के केस में है ना, अंडों के केस में। और कह रहे जबकि जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, तेल और चर्बी में, ऑयल और फैट्स में, वो तेज़ी से आगे बढ़ी, एक्सेलरेट की 100 बेसिस पॉइंट और आ गई 25.9% पे। तो इन चीज़ों में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं आया और थोड़ा सा इन्फ्लेशन हमें देखने को मिला ऐसी सब जो आइटम्स के अंदर। अब देखने वाली चीज़ें, प्राइस गेंस की दो वर्ब्स हैं, पहली है क्विकेंट, दूसरी है वॉज लिटल चेंज्ड। इन्फ्लेशन की वर्ब है एक्सेलरेटेड। ये प्राइस गेंस जो हैं क्विक हो गए और ना के बराबर बदले इस केस में अंडों के। तो प्राइस गेंस तो प्लूरल है ना, अगर प्लूरल है तो वर लिटल चेंज्ड ऐसा हमें लिखना चाहिए। या तो आप इसको सिंगुलर नाउन मानते हो तब तो ठीक है वॉज, अगर नहीं मानते हो तो वर लिटल चेंज्ड। और कुछ देखने का है नहीं। क्विकन का मतलब होता है तेज़ी से आगे बढ़ना, एक्सेलरेट भी वही होता है, तेज़ी से आगे बढ़ना। कह रहे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ऑल्सो रिमेन्ड इन द डबल डिजिट रेंज at 11.04% despite benefiting from the virtual freeze in the pump prices of petroleum products that coincided with last month's assembly election। कह रहे ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन जो हैं, ये दो जो चीज़ें हैं, ये भी रिमेन बनी रही डबल डिजिट रेंज के अंदर। इनमें भी 2 डिजिट वाला जो है ना रेंज वाला इन्फ्लेशन हमें देखने को मिला, 10% से ज़्यादा का। और कहाँ पे, 11.04% का। कह रहे ये चीज़ हुई बावजूद, डिस्पाइट बेनिफिट होने के, फ़ायदा उठाने के, और किसका, एक तरह के उस फ्रीज़ का जो लगे थे पंप के प्राइसेस में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे। और वो वाले फ्रीज़ जो कि कोइंसाइड विद किया, बिल्कुल उसी वक्त आया पिछले महीने के असेंबली इलेक्शन से। ताना सा मारा इसने एक, है ना यहाँ पे। तो कह रहे इन चीज़ों में भी इन्फ्लेशन बढ़ता रहा, बावजूद इसके कि पेट्रोल के दाम बिल्कुल भी नहीं बढ़े हैं। और क्यों नहीं बढ़े हैं, क्योंकि इलेक्शन हो रहे थे, सरकार ने जानबूझ करके इलेक्शन को देखते हुए पेट्रोल के दाम को फ्रीज़ कर दिया 1 महीने के लिए, है ना, और ज़्यादा बढ़ने नहीं दिया। कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट की वर्ब है रिमेंड, डिस्पाइट मतलब बावजूद, इन स्पाइट ऑफ भी बोलते हैं इसको, नॉट विद स्टैंडिंग भी बोलते हैं। दैट रिलेटिव प्रोनाउन की वर्ब है कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब होता है एक ही वक्त पे दो चीज़ें होना। को अकर भी बोलते हैं इसको, है ना। को अकर को अगर मैं जोड़ दूंगा तो बन जाएगा कनकर, समझ गए ना। दो चीज़ें जब एक साथ में अकर होती है उसको बोलते हैं हम कनकरिंग है ना, टेक प्लेस कर रही है साइमल्टेनियसली। चलो कह रहा नाउ विद ग्लोबल क्रूड ऑयल starting to firm again and local petrol and diesel prices resuming their upward trajectory, the prospect of haulage cost for transporting goods from factory and farm gates rising in the near term is very real। कह रहा अब दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय क्रूड ऑयल के स्टार्ट होने के साथ ही, शुरू होने के साथ ही, और क्या शुरू होना, फर्म होना, मजबूत होना, फिर एक बार। तो कह रहे अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल के मजबूत होने के साथ ही, और अच्छा और कौन सी चीज़ के साथ, हमारे यहाँ पे लोकल डीजल और पेट्रोल के प्राइसेस के शुरू कर देने के साथ ही अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री को, ऊपर की तरफ रास्ते को। तो कह रहे हैं इन दोनों की चीज़ों के होने के साथ ही, पहले तो क्रूड ऑयल जो है दुनिया भर में मजबूत हो रहा है, और यहाँ भी अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री हमें देखने को मिल रही है, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। कह रहे हैं इनके होने के साथ ही जो प्रॉस्पेक्ट है, जो संभावना है, जो लाइकलीहुड है, और किसका, हॉलेज का। हॉलेज का मतलब होता है भाड़ा। कह रहा है जो संभावना है भाड़े की कोस्ट के, अब देखो हॉलेज कोस्ट को उसने समझाया भी है, फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम फैक्ट्री एंड फार्म गेट्स, सामान को फैक्ट्री के और फार्म के गेट से लाने की जो कोस्ट है। कह रहे इसके राइज होने के नियर टर्म में बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पेक्ट हैं, वेरी रियल हैं, बहुत ही सच्चे हैं। जैसे ही हॉलेज बढ़ता है ना, उस चीज़ का दाम बढ़ जाता है, क्योंकि उसको लाने ले जाने की कॉस्ट बढ़ने का मतलब है उस चीज़ का हमें ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो कह रहे अब इन सब चीज़ों के दाम तो बढ़ ही रहे हैं, पेट्रोल के, तो भाड़े के दाम भी बढ़ेंगे और चीज़ों के दाम भी बढ़ने ही वाले हैं आने वाले दिनों में। प्रॉस्पेक्ट की वर्ब है इज़, प्रॉस्पेक्ट का मतलब आप समझ गए, लाइकलीहुड जो है, आउटलुक है। हॉलेज का मतलब होता है भाड़ा, है ना, इसको ट्रांसपोर्टेशन बोल दो, कन्वेंस बोल दो। फर्म का मतलब होता है मजबूत होना। ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है ग्राफ। अगर कोई चीज़ अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री ले रही है तो मतलब ऊपर की ओर उसका ग्राफ जा रहा है, बढ़त उसमें हमें देखने को मिल रही है ना। कह रहा है ऐड टू द मिक्स राइजिंग इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस एंड द आउटलुक फॉर इन्फ्लेशन गेट्स इवन मोर क्लाउडी। कह रहा ऐड कर दो इस मिक्स में, ऊपर जो आपने कॉकटेल देखी है, अंडों के दाम बढ़ रहे हैं, मांस मछली के दाम बढ़ रहे हैं, है ना, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। कह रहे इस पूरे मिक्स में, इस कॉकटेल में अगर आप ऐड कर दो बढ़ते हुए इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस, दुनिया भर की कमोडिटी मार्केट में दामों को, तो कह रहे जो आउटलुक है, जो प्रॉस्पेक्ट है, प्रॉस्पेक्ट आउटलुक एक ही बात है, जो संभावनाएं हैं इन्फ्लेशन की वो बन जाती हैं और भी ज़्यादा क्लाउडी
और भी ज़्यादा मनुष्य भरी। समझ गए ना? तो कह रहे हैं इन सब चीज़ों में इसको जोड़ दो और ज़्यादा इन्फ्लेशन हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। क्लाउडी का मतलब होता है एकदम काला, ग्लूमी, डार्क, उदासी भरा, मेलनकॉलिक बोल दो, है ना। ऐड का सब्जेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। आउटलुक की वर्ब है गेट्स, ऐड का सब्जेक्ट गायब है। ऐसा क्यों? ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। क्यों? इस सेंटेंस में एक सजेशन दिया गया है या आपको एक ऑर्डर दिया गया है। ब्रिंग वाटर, स्विच ऑफ द लाइट्स, कम हियर। इसके अंदर आपको सामने वाले को आप कोई ऑर्डर देते हो, है ना। ऐसे सेंटेंस में यू अंडरस्टूड होता है एक सब्जेक्ट की तरह। मैं आपको बोल रहा हूँ ब्रिंग वाटर, तो आप ही पानी लाओगे ना। मैं आपको बोल रहा हूँ स्टडी हार्ड, तो आप ही स्टडी हार्ड करोगे ना। तो इसका मतलब है यू अंडरस्टूड है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, यू यहाँ पे सब्जेक्ट है जो हिडन है। Current industrial production numbers may also provide cheer only for a limited period, aided in no small measure by output having created in the first few months of the last fiscal. Current industrial production के जो numbers हैं, इन्फ्लेशन की बात तो हमने कर ली, लेकिन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी हमें अच्छी देखने को मिली है। कह रहे ये प्रोडक्शन के जो आंकड़े हैं प्रोवाइड कर सकते हैं खुशी को, चीयर को, पर महज एक लिमिटेड पीरियड के लिए। ज़्यादा खुश इससे मत होना। कह रहे क्योंकि ये एडिड है, इनको मदद मिली है किसी भी स्मॉल मेजर में नहीं। देखिए मेजर का मतलब होता है क्वांटिटी, और नो स्मॉल मतलब बिल्कुल भी स्मॉल नहीं, तो आप इसको बोल सकते हैं वेरी मच। कह रहा है क्योंकि इनको बहुत मदद मिली है इन आंकड़ों को, और कैसे द्वारा? आउटपुट के द्वारा जो क्रेटर कर गया था, ढह गया था, क्रैश कर गया था पहले कई महीनों में लास्ट फिस्कल के। तो बेस इफेक्ट आपने ऊपर समझ लिया। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी इसीलिए हमें बढ़ी हुई मिल रही है क्योंकि जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं पिछले साल से, उसमें इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है क्रेटर कर गई थी, अचानक से ढह गई थी, है ना। समझ गए ना? इसी वजह से आपको ज़्यादा खुश नहीं होना है। पिछले बार के कम होने की वजह से इस साल हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अब देखो देखने वाली चीज़, इन नो स्मॉल मेजर मतलब वेरी मच, अलॉट, इमेंसली बोल सकते हो इसको, एडवर्ब होगी। क्रेटर वर्ड को आप देखें, कोई चीज़ ऊपर से तेज़ी से नीचे आए तो वो एक बना देगी गड्ढा, जब ज़मीन में जाके लगेगी, उस गड्ढे को बोलते हैं हम क्रेटर, है ना। तो क्रेटर एक वर्ब का मतलब यही है, नोज डाइव करना, तेज़ी से नीचे गिरना, क्रैश कर जाना, प्लमेट कर जाना, है ना। कह रहा IHS मार्केट्स PMI सर्वे फॉर अप्रैल शॉर्ट न्यू ऑर्डर्स एंड आउटपुट हैविंग स्लोड टू 8-month लोस एंड विद द पैंडेमिक ट्रिगर्ड फैक्ट्री शट डाउन्स थ्रेटनिंग सप्लाई डिसरप्शंस, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन्फ्लेशन फेस चैलेंजेस। कह रहा ये जो एजेंसी है IHS मार्केट, है ना, इसका जो PMI सर्वे है, ये खास एक एजेंसी का नाम है। कह रहा और किसके लिए? अप्रैल के लिए। इसने दिखाया नए ऑर्डर्स को, नए अरेंजमेंट्स को, नए ट्रेंड्स को, और क्या दिखाया? आउटपुट के स्लो हो जाने के बाद, आउटपुट हैविंग स्लोड, और कहाँ पे? 8 month के लॉस पे, 8 महीने के सबसे निचले पायदान पे। और किसके साथ ही? कह रहे साथ ही पैंडेमिक ट्रिगर्ड फैक्ट्री शटडाउन्स के, ऐसे फैक्ट्रियों के बंद हो जाने का काम जो पैंडेमिक से ट्रिगर्ड है, महामारियों के कारण जो हुआ है। कह रहे इस चीज़ के साथ ही, कह रहा और ये शटडाउन जो थ्रेटन करता है सप्लाई में बाधाओं को, सप्लाई में डिसरप्शंस को। कह रहे इसके साथ ही इंडस्ट्रियल आउटपुट और प्रोडक्शन जो इन्फ्लेशन है ना, वो फेस कर रहे हैं चैलेंज को। ये सेंटेंस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग सकता है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। सिंपल सेंटेंस है, सेंटेंस इतना ही है, इंडस्ट्रियल आउटपुट और इन्फ्लेशन जो है ना, इनके लिए कई चैलेंज है। अब ये क्यों है ये बताया गया इस पूरे के अंदर। कह रहे इस एजेंसी का जो अप्रैल का डेटा है वो शो करता है 2 चीज़ों को। पहला तो एक नए रुझान आ रहे हैं, और दूसरा आउटपुट जो है स्लो कर चुका है, धीमा हो चुका है 8 महीने की लो पे, 8 महीने के सबसे कम कगार पे। कह रहे एक तो इस चीज़ के साथ में, दूसरा पैंडेमिक से ट्रिगर होने वाली, पैंडेमिक से होने वाली फैक्ट्रियों के शटडाउन के साथ में जो थ्रेटन करते हैं, जो चुनौती देते हैं, धमकी देते हैं सप्लाई में डिसरप्शंस की। आने वाले टाइम में सप्लाई में कमियां आएगी, आपको बिस्किट चाहिए होगा लेकिन फैक्ट्री बंद पड़ी है, वो बिस्किट आपको नहीं मिलेगा। कह रहे इन पूरी चीज़ों के साथ ही इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है आने वाले टाइम में बहुत सारा चैलेंज को फेस करेगा। समझ गए ना? ऐसे बना है सेंटेंस। अगेन यहाँ पे परफेक्ट पार्टिसिपल लगा हुआ है, आउटपुट जो स्लो कर चुका है, पहले से स्लो हो चुका है। डिसरप्शन मतलब होती है बाधाएं, ब्रेक, डिस्टर्बेंस, थ्रेटन करना, किसी को चुनौती देना। चैलेंज भी वही होता है, चुनौती खड़ा करना। कह रहे पॉलिसी मेकर्स मस्ट स्टे विजिलेंट टू इंश्योर प्राइस स्टेबिलिटी इवन एज मेजर्स टू बोस्टर डिमांड आर द नीड ऑफ आर। हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, हमारे जो नेता बाबू हैं, जो अधिकारी हैं बड़े बड़े, उनको रहना चाहिए विजिलेंट, चौकन्ना, इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए। और क्या चीज़? प्राइस की स्टेबिलिटी को, दामों में स्थिरता को। यहाँ तक कि जब मेजर्स जो हैं, कदम जो हैं
बोल्स्टर करने के लिए डिमांड को, मजबूत करने के लिए डिमांड को, वो है नीड ऑफ द आवर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो कह रहे डिमांड को मजबूत बनाने के कदम तो उठाने चाहिए, वो तो सबसे पहला काम करना ही है, लेकिन इन अफसरों बाबू को विजिलेंट रहना है कि प्राइस भी ना बढ़े। ऐसा ना हो डिमांड तो बढ़ जाए लेकिन उसके साथ में दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। समझ गए ना। पॉलिसी मेकर्स को मस्ट स्टे, इसकी वर्ब है, मेजर्स की वर्ब है आर। नीड ऑफ द आर का मतलब होता है इस वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत, इसको पैरामाउंट भी बोलते हैं, है ना। बॉल्स्टर का मतलब होता है सपोर्ट करना, स्ट्रेंथन करना, मजबूत बनाना। विजिलेंट का मतलब होता है चौकन्ना, केयरफुल, अटेंटिव। इसके लिए एक वर्ड है सर्कमस्पेक्ट, जो बहुत चौकन्ना आदमी हो, सब चीज़ों की तरफ ध्यान रखे, अटेंशन दे, सर्कमस्पेक्ट कहलाता है ना। चलो, मुश्किल था आर्टिकल मैं जानता हूँ, पर आया है तो पढ़ना ही है, पढ़ना है तो सीखना भी है। बस डेडिकेशन दो, मन लगाओ, सब कुछ आसान है। जिस दिन जिसका मन लग गया उसके बाद, है ना। क्विज़ करवा दूँ आपको। देखो फर्स्ट वाला थोड़ा इजी है, वैसे तो मुश्किल है। अगर आप अभी देखोगे पूरा आर्टिकल आपने पढ़ा है उसके बाद ही आप इसको कर पाओगे। कोशिश करो पूरा आर्टिकल तुमने पढ़ लिया है और मुझे बताओ कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। मेरा आंसर मिलेगा पहले कमेंट में इस वीडियो के, अभी डाल दूंगा, है ना। दूसरा वाला क्लोज टेस्ट है, वो मैं तुम्हें करवा देता हूँ और फिर बताना मुझे स्कोर कितना आया, 2 नंबर आए कि 5 नंबर आए। कह रहा विटनेसिंग, हैविंग विटनेस्ड या हैविंग विटनेस या विटनेस्ड एन अपवर्ड ट्रेंड इन द हेडलाइन इन्फ्लेशन फॉर सेवरल क्वार्टर्स, द इकॉनमी सॉ अ रिवर्सल इन प्राइसेस ऑफ फूड प्रोडक्ट्स इन अप्रैल 2021। कह रहा विटनेस करते हुए या विटनेस करने के बाद ऊपर की तरफ आते हुए एक रुझान में, और किसके अंदर, इन्फ्लेशन के अंदर, हेडलाइन इन्फ्लेशन में, कई क्वार्टर्स के अंदर, कई तिमाहियों में इकॉनमी ने देखा एक रिवर्सल को, एक यू टर्न को प्राइसेस में फूड प्रोडक्ट्स के अप्रैल 2021 के अंदर। अब मुझे बताओ जब इकॉनमी यू टर्न को देख रही थी, क्या तभी के तभी इकॉनमी जो है विटनेस कर रही थी ऊपर जाते हुए इन्फ्लेशन को? भाई आपने यू टर्न भी देख लिया और आपने आगे जाते हुए देख लिया, ऐसा होता है क्या? पहले आप आगे जाते हो फिर यू टर्न मारते हो, पहले आगे जाने का काम फिर यू टर्न मारने का काम। तो जो काम पहले हो चुका है उसके लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल लग सकता है? नहीं, दोनों काम एक साथ नहीं हो रहे हैं। पहले ऊपर गए कई क्वार्टर्स, फिर हमने देखा कि उनमें रिवर्सल आया। यहाँ पे चाहिए परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल शुरू होता है हैविंग से, तो हैविंग विटनेस्ड और हैविंग विटनेस दोनों हो सकता है, लेकिन हैव वर्ब अपने बाद हमेशा लेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे विटनेस्ड मेरा आंसर है, हैव के बाद में विटनेस नहीं आ सकता। समझ गए ना। परफेक्ट पार्टिसिपल यही है, एक काम होने के बाद दूसरा काम होना। कह रहा बट द आरबीआई हैज़ वार्न्ड पॉलिसी मेकर्स अगेंस्ट जंपिंग एट टू बाय ऑन एनी कंक्लूजन। कह रहा लेकिन आरबीआई ने वार्न किया है पॉलिसी मेकर्स को, किसके खिलाफ? किसी भी कंक्लूजन पे फटाफट हड़बड़ी से पहुंचने के खिलाफ। समझ गए ना। कंक्लूजन पे अगर आप करते हो जंप टू द कंक्लूजन। हड़बड़ी में किसी काम को करने के लिए जंप टू लगाते हैं। तो जंप एट का मतलब होता है एक्सेप्ट कर लेना फटाफट से, जंप टू का मतलब है हड़बड़ी करना। तो आरबीआई ने बोला कोई कंक्लूजन मत निकालना, हड़बड़ी मत करना। और इसी आरबीआई ने फॉर्मुलेटेड एन इन्फ्लेशन सीलिंग ऑफ 6.5% टू बी वॉचफुल, अटेंटिव, विजिलेंट ऑफ या वॉचफुल ऑफ। कह रहा है इसी आरबीआई ने फॉर्मुलेट कर दिया एक इन्फ्लेशन की मैक्सिमम लिमिट को, सीलिंग को, जो थी इतने % की। अच्छा किस लिए ये इसने फॉर्मुलेट किया? कि वो उसके लिए हम वॉचफुल हों, उसके लिए हम विजिलेंट हों, उसको हम अटेंशन दें, है ना, आने वाले महीनों में। देखो इन्फिनिटिव लगा हुआ है, इस सीलिंग के लिए आया है। सीलिंग के लिए आया है तो सीलिंग इसका ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट है तो आप सीलिंग के लिए वॉचफुल ऑफ होते हैं या विजिलेंट ऑफ होते हैं। विजिलेंट के आगे ई आता है तब वो बन जाता है नाउन। विजिलेंटी एक ऐसा इंसान है जो विजिलेंट है, बहुत ज़्यादा कानून को हाथ में ले लेता है गलत चीज़ों को रोकने के लिए। हमें विजिलेंट ऑफ तो चाहिए, वो तो सही है, लेकिन विजिलेंटी ऑफ गलत है। और वॉचफुल ऑफ बिल्कुल ठीक है, यही मेरा आंसर है। समझ गए ना। टू बी वॉचफुल ऑफ, और किसके लिए? सीलिंग के लिए। इस ऑफ को लगाना पड़ेगा क्योंकि सीलिंग को इस वॉचफुल नाम के, टू बी वॉचफुल नाम के इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट बनाना है ना। कह रहा है अनयील्डिंग इन्फ्लेशन अकॉर्डिंग टू आरबीआई हैज़ द लीथल पोटेंशियल टू बॉल्स्टर डेबिलिटेट या एग्रावेटिंग द ओवरऑल ग्रोथ। कह रहा है ये जो इन्फ्लेशन है, जो थमने का नाम नहीं ले रहा है, अनयील्डिंग है, आरबीआई के हिसाब से इसमें बहुत ही मारक क्षमता है, लीथल पोटेंशियल है क्या करने की? ओवरऑल ग्रोथ को ऐसा करने की। अब देखो मारक क्षमता है तो बॉल्स्टर तो करेगी नहीं। बॉल्स्टर का मतलब होता है सपोर्ट करना। डेबिलिटेट कर सकती है, डेबिलिटेट करने का मतलब होता है कमज़ोर बनाना, किसी को अपाइज बनाना। एग्रावेट भी कर सकती है, इसका मतलब होता है चीज़ों को बदतर बनाना। लेकिन पोटेंशियल एग्रावेट करने की होगी, एग्रावेटिंग की नहीं होगी। डेबिलिटेट करने की होगी, डेबिलिटेटिंग करने की नहीं होगी। टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएं। अगर टू प्रेपोजिशन नहीं है तो यहाँ पे लिखूंगा डेबिलिटेट। सी मेरा आंसर हो गया।
चलिए बताना कमेंट्स में आंसर कितने आपके सही हुए। मुलाकात लूँगा प्रोबेबली रात को 8:30 बजे ईडियम्स और फ्रेजेस कहानियों के साथ पार्ट नंबर 3, है ना। 8 साढ़े 8 प्रोबेबली आपको शाम में मिलूँगा। अंटिल देन साइनिंग आउट।